हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में 12th बायोलॉजी का पेपर देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे 12th बायोलॉजी की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 12th बायोलॉजी के चैप्टर 3 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2024 में आएंगे या आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए ये वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर का पूरा सफाया हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे सर चैप्टर 3 पर आप आ गए हैं, चैप्टर 1 और 2 कब बताएंगे? तो देखिए उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं। आज बारी है चैप्टर 3 की। अगर आपको उसको भी पढ़ना है तो सर्च कर लीजिए मानव जनन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, या फर्स्ट चैप्टर सर्च करना है उसको भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे दृष्टि से जो थर्ड चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है कंपैरिजन टू अदर चैप्टर। यानी कि अदर चैप्टर की तुलना में ये छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कम क्वेश्चंस होंगे भाई, जो छोटा है उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए फर्स्ट है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। मतलब जो एमनियोटिक द्रव होता है, ठीक है, इसमें इसकी कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो क्या होंगे, उनका लिंग कैसा होगा, ठीक है। तो का है बार पिंड, खा है लिंग गुणसूत्र, गा है काई अजमेटा, और घा है प्रतिजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बार पिंड। देखिए एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बार पिंड पाए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए, निम्न में से पुरुष से संबंधित है, इसमें से कौन सी घटना है जो पुरुष से संबंधित है? का है वैसेक्टोमी, खा है गोलियां, गा है ट्यूबेक्टोमी, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जैसे जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे बद्धकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ट्यूबेक्टोमी है, इसमें स्त्रियों में देखिए फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, तो इससे हम जान सकते हैं कि ये ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों में होता है और वैसेक्टोमी पुरुषों में होता है, ताकि शुक्राणु जो है अंडाणु तक ना पहुंच सके और बच्चे का जन्म ना हो, ठीक है। तो वैसेक्टोमी इसीलिए पुरुषों में किया जाता है, ठीक, बद्धकरण जैसे होता है, ठीक है, ताकि शुक्राणु अंडाणु तक ना पहुंच सके। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, और शायद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के युवाओं की दृष्टि से, और हमारी दृष्टि से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यानी कि जो हमारे स्कूल्स हैं इसमें क्या यौन शिक्षा आवश्यक है, जैसे सेक्स के बारे में या उससे डिजीज उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, ये आवश्यक है कि नहीं? तो देखिए विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। मतलब जो यूथ हैं, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसमें चैप्टर्स होना चाहिए। जो हमारे यूथ है 18+ है उनके लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। इससे वे यौन शिक्षा या फिर किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं, समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उसके बारे में सही जानकारी हमें मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने की सहायता मिलेगी, ठीक है। यानी कि यौन शिक्षा के अगर उसके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा तो उससे जो भ्रांतियां हैं बहुत सारे लोग फैलाते हैं, ऐसा होगा तो ये होगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे इनको जानने में, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसके फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। मतलब जो है जो यौन संचारित रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यौन संबंध होते हैं, गर्भ निरोधक होते हैं, या फिर कितने क्या करना चाहिए, ठीक है, हम दो हमारे दो, तो पढ़े लिखे रहेंगे भाई तो थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा रहेगी और आपको जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है या फिर भ्रांतियां हैं, समस्या हैं, उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिलेंगी। तो अगर क्वेश्चन किया जाए कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, तो हाँ बिल्कुल ये आवश्यक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिलेंगी जानने को, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसा क्या होता है, वो सारी चीजें हमें मिलेंगी जानने को, ठीक है। और जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भावनात्मक व मानसिक रूप से भी समृद्ध होगी। दूसरा क्वेश्चन है, उल विभेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। मतलब उल विभेदन एक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है, चेकिंग, ठीक है, जिससे हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि भैया बच्चा जो होने वाला जो शिशु है वो मादा है या नर है, मतलब वो लड़का है या लड़की है। अब अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही तो क्या होता है, आज के समाज में मैंने देखा है कि जो लड़कियां हैं वो कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ लड़की हो भाई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक घातक प्रक्रिया है, हालांकि ये बैन है हमारे यहाँ हमारे देश में, लेकिन क्या ये आवश्यक होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में टिप्पणी करना है, ठीक है। उल विभेदन, इसे हम एमनियोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, जो उसमें से मतलब द्रव्य में से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अभी आगे हम पढ़ेंगे, जो एमनियोटिक द्रव्य होता है उसको निकालकर उसका जांच करते हैं कि आखिर जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, इसकी जांच भी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को बैंड कर दिया गया। तो देखिए, उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव्य का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इस द्रव्य में फीड्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब जो माता होती है, जो गर्भवती महिला होती है, उसके अंदर से एमनियोटिक द्रव्य को निकाल लिया जाता है सिरिंज के द्वारा, और उस द्रव्य में फीड्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिससे भ्रूण के लिंग की जांच की जा सकती है कि लड़का है या लड़की है। अगर ये जांच होने लगेगा भैया, तो जो लोग लड़कियों को नहीं चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले ही उनको भ्रूण हत्या करवा देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है हमारी दृष्टि से, क्योंकि लड़कियां नहीं होंगी भैया तो आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगा, ठीक है। लड़की किसी को नहीं चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड और वाइफ सबको चाहिए। क्यों, ये धारणा आखिर क्यों? क्योंकि लड़कियां ही नहीं होंगी तो वाइफ लोगों की कैसे होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका उल विभेदन जो है ये बहुत ही घातक प्रक्रिया है। अतः इस जांच का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मतलब बहुत सारे लोग इसको करवा लेते थे पहले और उससे बच्चे का पता लगा देते थे, उसके लिंग का पता लगा लेते थे। आखिरकार एक चीज और है कि उसमें जो विकार है या कमी है उसका तो पता लगा ही लेते थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा फायदेमंद था। लेकिन भाई लिंग जांच करके उसका गलत फायदा उठाना ये बिल्कुल गलत है, मैं तो इसका विरोध करता हूं, ठीक है। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। मतलब इस प्रक्रिया को इसलिए मतलब इस प्रक्रिया को लाया गया था कि इससे जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, या फिर मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से कमजोर या प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके लिए इस प्रक्रिया को लागू किया गया। लेकिन इसका उपयोग लोग लिंग निर्धारण में करने लगे, मतलब लिंग की जांच करने लगे कि आखिर लड़का या लड़की, तो ये घातक हो गया भैया। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब लोग चाहते हैं भैया हमारा लड़का ही हो, लड़की ना हो। तो लड़कियां नहीं होंगी तो कहां से पत्नियां आएंगी और कहां से आगे पीढ़ी बढ़ेगी। आप ही लोग सोचिए, पढ़े लिखे लोग इसको जानते हैं वो नहीं करवाएंगे, जो अनपढ़ लोग या फिर जो कम जानकार हैं वो ये सब करवाते हैं। करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए इसको बैंड कर दिया गया है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, ठीक है। अतः उल विभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। उल विभेदन की जांच ये प्रक्रिया एमनियोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग लिंग निर्धारण कर लेंगे, लिंग का पता लगा लेंगे, लड़का है या लड़की है, उसके अंतर्गत जो विचार है, जो विकार है यानी कि जो रोग वो सब है उसका भी पता लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि आपको एमनियोसिंथेसिस समझ में आ चुका होगा। तीसरा देखिए, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। देखिए आईवीएफ
IVF, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोले तो पात्रे निषेचन, ऐसे मैं लिख देता हूं पात्रे निषेचन, ठीक है, ये इसका हिंदी होता है। फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा हमारा है GIFT। GIFT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब होता है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, ठीक है, लिख लीजिएगा युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, ठीक। तो ये फुल फॉर्म होता है IVF तथा GIFT का। IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में पात्र निषेचन, GIFT का गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। चौथा देखिए IUD का पूरा नाम लिखिए, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUD, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, लिख देता हूं मैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, डिवाइस, इसका हिंदी क्या होगा? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशयी यंत्र, ठीक है, ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, ठीक है, अंतः गर्भाशयी यंत्र, ठीक। तो IUD का पूरा फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, दैट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। तो मैंने देखा है कि इस चैप्टर से हमारे जो बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय ज्यादातर पूछे जाते हैं, और लघुत्तरीय में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, लघुत्तरीय पे आते हैं, और लघुत्तरीय का आंसर मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। इसका मैंने बताया आपको कि चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्नों का भी मैं अलग से सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें सारे चैप्टर के, जैसे मैं चैप्टर वाइज आज क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें तो मैं आपको बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय का आंसर बता रहा हूं, ऐसे ही मैं लघुत्तरीय का पूरा सीरीज चलाऊंगा, विस्तृत उत्तरीय का, बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है, भटकना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जनसंख्या विस्फोट है इसके कौन से कारण है, आखिर क्यों इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा है मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, यानी कि मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके लक्षण आपको बताना है। जैसे आपका क्लेमाइडियोसिस हो गया, सुजाक हो गया, एड्स हो गया, जेनिटल हर्पीज हो गया, ये सारे हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, यानी कि यौन संबंधी रोग है। इसको मैं अलग से विस्तार से चर्चा करूंगा। तो हमारे लघुत्तरीय में ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर में ये आते हैं। विस्तृत उत्तरीय में एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। देखिए फर्स्ट है जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यही एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आ सकता है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है। तो और परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है, कैसे नियंत्रित कर सकते हो। देखिए शिक्षा की सुविधा को बढ़ाइए, बच्चों की संख्या का निर्धारण कीजिए, हम दो हमारे दो, विवाह योग आयु में वृद्धि कीजिए, मतलब विवाह योग आयु जो है वो बढ़ाइए, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया था वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, इसका भी यूज कीजिए, ठीक है। तो ये आपका था विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आज की इस क्लास में हमने जाना 12th बायोलॉजी चैप्टर 3, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बहुविकल्पीय लघुत्तरीय को आप समझते हुए चलिए, जो लघुत्तरीय विस्तृत उत्तरीय है अलग से मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, बस कुछ चैप्टर्स को मैं चैप्टर वाइज पढ़ा दूं, उसके बाद हम इसका सीरीज चलाएंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।